न्यूज़ वन। दिल्ली का AQI 394, बहुत खराब श्रेणी में। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB ने आज का AQI 394 रिकॉर्ड किया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह स्तर लंबे समय तक लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है। राजधानी के कई इलाकों में PM 2.5 और PM 10 की मात्रा सामान्य सीमा से कई गुना अधिक दर्ज की गई है, जिससे सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और फेफड़ों से जुड़े रोगों का खतरा बढ़ गया है। सरकार ने स्कूलों में आउटडोर गतिविधियों को सीमित करने की सलाह दी है, जबकि निर्माण गतिविधियों पर पहले से लगे प्रतिबंध को और कड़ा किया जा सकता है। वहीं दिल्ली और NCR में GRAP 3 लागू होने की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटों में हवा की दिशा बदलने से हल्की राहत मिल सकती है, लेकिन किसी बड़े सुधार की उम्मीद फिलहाल नहीं। न्यूज़ 2। रेड फोर्ट कार विस्फोट को NIA ने आत्मघाती हमला बताया। 10 नवंबर को लाल किले के पास हुई कार विस्फोटक घटना को शुरुआती तौर पर दुर्घटना माना गया था, लेकिन NIA की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एजेंसी ने इसे एक सुसाइड बॉम्बिंग यानी आत्मघाती हमला करार दिया है। जांच में पता चला कि कार में मौजूद व्यक्ति ने जानबूझकर विस्फोटक सामग्री सक्रिय की थी। NIA ने घटनास्थल से रासायनिक विस्फोटक के अवशेष, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेशन सिस्टम और संदिग्ध कॉल रिकॉर्ड भी बरामद किए हैं। एजेंसी ने इस हमले का लिंक जम्मू कश्मीर आधारित कट्टरपंथी मॉड्यूल से जोड़ा है और इसी मामले में एक संदिग्ध की गिरफ्तारी भी की गई है। सरकारी एजेंसियों के अनुसार इस हमले का उद्देश्य किसी बड़े प्रतीकात्मक स्थान पर सुरक्षा संदेश को चुनौती देना था। दिल्ली पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और लाल किला, जामा मस्जिद, इंडिया गेट सहित कई संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। न्यूज़ 3। मदीना बस हादसा, 45 भारतीय हज यात्रियों की मौत। सऊदी अरब के मदीना के पास हज यात्रियों की बस एक ट्रक से टकराकर आग की लपटों में घिर गई। इस भीषण हादसे में 45 भारतीयों की मौत हो गई, जबकि एक यात्री गंभीर रूप से घायल अवस्था में जीवित मिला है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, जिसके बाद वो डीजल टैंकर से भिड़ गई। आग इतनी तेज थी कि चालक और यात्री बाहर नहीं निकल सके। भारत सरकार ने सऊदी प्रशासन से जांच रिपोर्ट की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना पर गहरा दुख जताया और मृतकों के परिवारों के लिए संवेदना प्रकट की। विदेश मंत्रालय ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जहां परिजन संपर्क कर सकते हैं। ये हादसा हज यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाता है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई बड़े हादसे सामने आए। न्यूज़ 4। एशिया कप राइजिंग स्टार्स, भारत A की पाकिस्तान शाहीन से हार। दोहा में खेले गए एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में भारत A को पाकिस्तान शाहीन टीम के हाथों 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। भारत की बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ा गई और टीम 120 रन से पहले ही ढह गई। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने शुरुआत से ही तेज गेंदबाजी और स्विंग के सहारे भारतीय बल्लेबाजों को दबाव में रखा। दूसरी ओर पाकिस्तान ने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर मैच अपने नाम कर लिया। ये हार भारतीय टीम की बैकअप स्क्वाड की तैयारी पर सवाल खड़ा करती है, जबकि वहीं पाकिस्तान ने नए खिलाड़ियों के प्रदर्शन से प्रभावित किया। विशेषज्ञों ने भारत A की इस हार को टैलेंट और टेक्निकल गैप बताया है और कहा है कि युवा खिलाड़ियों को विदेशी पिचों पर ज्यादा मैच देने की जरूरत है। न्यूज़ 5। बिहार चुनाव 2025, NDA JDU की बड़ी जीत। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। 2 दशक बाद NDA को इतना निर्णायक जनादेश मिला है, जिसकी वजह से 243 में से लगभग सभी सीटों पर गठबंधन को बढ़त मिली। नीतीश कुमार का यह कार्यकाल राजनीतिक इतिहास में सबसे लंबा होने की ओर बढ़ रहा है। चुनावों में महागठबंधन को तगड़ा झटका लगा और RJD का युवा वोट बैंक भी खिसकता दिखा। विशेषज्ञों का मानना है कि विकास एजेंडा, महिलाओं की भागीदारी और कानून व्यवस्था में सुधार ने इस परिणाम में बड़ी भूमिका निभाई। चुनाव बाद राजनीतिक समीकरणों में भी बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि खबरें हैं कि NDA में सीट बंटवारे पर चर्चा और नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। न्यूज़ 6। एक्स कॉर्प ने बताया 91% सरकारी अनुरोधों का पालन। एक्स पूर्व ट्विटर ने
कर्नाटक हाईकोर्ट को दिए हलफनामे में बताया कि जनवरी से जून 2025 के बीच भारत सरकार से कुल 29,118 कंटेंट रिमूवल और ब्लॉकिंग अनुरोध मिले, जिनमें से 26,641 यानी लगभग 91% पर कार्रवाई कर दी गई। कंपनी ने कहा कि वो भारत के आईटी कानूनों का सम्मान करती है, लेकिन साथ ही फ्री स्पीच और पब्लिक इंटरेस्ट के संतुलन को बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है। एक्स ने कोर्ट को यह भी बताया कि कई अनुरोध राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने से जुड़े थे। सरकार का दावा है कि एक्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फेक न्यूज़, हेट स्पीच और अवैध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, जबकि डिजिटल अधिकार समूहों ने एक्स से पारदर्शिता रिपोर्ट जारी करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने एक्स के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी है। ये मामला भविष्य में भारत में इंटरनेट कंटेंट मॉडरेशन की दिशा तय करने वाला प्रमुख केस बन सकता है। न्यूज़ 7 भारत की 31 रनों से दक्षिण अफ्रीका के हाथों हार। एडन गार्डन्स टेस्ट। कोलकाता के एडन गार्डन्स में खेले गए हाई प्रोफाइल टेस्ट मैच में भारत को दक्षिण अफ्रीका के हाथों 31 रनों से करारी हार झेलनी पड़ी। मैच एक कठिन स्पिन प्लस उछाल वाली पिच पर खेला गया, जिस पर बल्लेबाजी बेहद चुनौतीपूर्ण रही। भारत की पहली पारी कमजोर रही और टीम बड़ी बढ़त हासिल नहीं कर सकी। दूसरी पारी में भी बल्लेबाज डटे नहीं और साझेदारियों की कमी ने मैच दक्षिण अफ्रीका की ओर मोड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने खासतौर पर अंतिम सत्रों में शानदार नियंत्रण दिखाते हुए भारत के मध्य क्रम को तहस-नहस कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा ने मैच के बाद कहा कि पिच मुश्किल थी, लेकिन जीत का मौका था जिसे हम भुना नहीं पाए। दूसरी ओर गंभीर ने पिच का बचाव करते हुए कहा कि टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ियों की मानसिक और तकनीकी मजबूती की परीक्षा जरूरी होती है। ये हार WTC पॉइंट्स के लिहाज से भारत के लिए भारी साबित हुई। न्यूज़ 8 डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियम 2025 अधिसूचित। भारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत 2025 के नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं, जिनका उद्देश्य डिजिटल डेटा की सुरक्षा को मजबूत करना है। नियमों में प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं कंपनियों के लिए डेटा ब्रीच रिपोर्टिंग की समय सीमा को कम करना, बच्चों के डेटा पर विशेष सुरक्षा, विदेशी डेटा प्रोसेसिंग पर कड़े दिशा निर्देश, डेटा प्रिंसिपल के अधिकारों को और सशक्त बनाना। सरकार ने कहा कि नए नियम देश को ग्लोबल डेटा स्टैंडर्ड्स के करीब लाएंगे, जबकि तकनीकी कंपनियों ने कुछ प्रावधानों को अत्यधिक बोझिल बताया है। इस नियम के तहत डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की शक्तियां भी बढ़ा दी गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में डेटा अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ने के कारण ऐसे नियम अनिवार्य हो चुके थे, क्योंकि साइबर हमलों और डेटा चोरी के मामलों में भारी वृद्धि। न्यूज़ 9 राष्ट्रीय प्रेस दिवस, प्रेस स्वतंत्रता पर जोर। 16 नवंबर को भारत ने 56वां राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया। ये दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र, जिम्मेदार और निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ पत्रकारों और मीडिया संगठनों ने बढ़ते गलत सूचना, ट्रोलिंग, राजनीतिक पक्षपात और डिजिटल सेंसरशिप जैसी चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की। प्रेस काउंसिल ने कहा कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य जनता के हित में सत्य को सामने लाना है, लेकिन डिजिटल दौर में फेक न्यूज़ और क्लिकबेट संस्कृति ने मीडिया की विश्वसनीयता को प्रभावित किया है। सरकार ने भी कहा कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसकी स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर सुरक्षित रहनी चाहिए। मीडिया संस्थानों को भी अधिक पारदर्शिता और एडिटोरियल स्वतंत्रता बनाए रखने की अपील की गई। हर राज्य में इस दिन पैनल डिस्कशन, कार्यशालाओं और पुरस्कार समारोहों का आयोजन किया गया। न्यूज़ 10 प्लास्टिक सेक्टर को 100% रीयूज रीसाइक्लिंग का लक्ष्य। भारत सरकार ने प्लास्टिक सेक्टर के लिए 100% रीयूज, रीसाइक्लिंग और रिकवरी का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत किया है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि 2030 तक भारत को सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी की दिशा में अग्रणी बनाना है। मंत्री ने उद्योग जगत को प्रोडक्ट डिज़ाइन बदलने, मल्टीलेयर पैकेजिंग कम करने और इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक की पुनर्प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में हर साल 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, लेकिन उसका केवल 60% ही रिसाइकल हो पाता है।
सरकार के इस नए लक्ष्य से उद्योग पर दबाव भी बढ़ेगा, लेकिन इससे पर्यावरणीय प्रदूषण कम करने में बड़ी राहत मिल सकती है। नई नीति के तहत कचरा प्रबंधन में स्टार्टअप्स, नगर निकायों और निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ाई जाएगी। न्यूज़ 11। सोने की कीमतें 24 कैरेट 12,497 रुपये प्रति ग्राम। भारत में सोने की कीमतें आज स्थिर रहीं और 24 कैरेट का भाव 12,497 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन कुल मिलाकर ट्रेडिंग सत्र शांत रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में मामूली गिरावट आई, जिसकी वजह अमेरिकी डॉलर की मजबूती और ब्याज दरों में संभावित बदलाव है। हालांकि भारत में सोने की घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है, क्योंकि शादियों का सीजन जारी है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में सोना फिर से तेजी पकड़ सकता है, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता, तेल बाजार की अस्थिरता और भू राजनीतिक तनाव सोने को सुरक्षित निवेश का विकल्प बनाते हैं। ज्वेलर्स ने बताया कि युवा खरीदारों में हल्की गिरावट के बावजूद परंपरागत उपभोक्ता स्थिरता बनाए हुए हैं। हालांकि रिटेल निवेशक गोल्ड ETF और डिजिटल गोल्ड की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, जिससे भविष्य में सोने के फिजिकल ट्रेड पर असर हो सकता है। न्यूज़ 12। कैग का 2025 के लिए नया ऑडिट प्लान। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ने 2025 के लिए एक विस्तृत और आधुनिक ऑडिट योजना की घोषणा की है। ये योजना सरकारी खर्च, डिजिटल भुगतान, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और वेलफेयर स्कीम्स की पारदर्शिता बढ़ाने पर केंद्रित है। कैग ने कहा कि तकनीक आधारित ऑडिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग बढ़ाया जाएगा, ताकि सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी और दुरुपयोग को जल्दी पहचाना जा सके। ऑडिट दिवस पर संस्था ने बताया कि कई राज्यों में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देरी और लागत बढ़ने की वजह से जांच के दायरे में आएंगे। सरकार ने इसे जवाबदेही मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि कई बड़े प्रोजेक्ट पहले ऑडिट से बचते आए हैं, इसलिए इस बार निष्पक्षता जरूरी होगी। न्यूज़ 13। भारत और चिली के बीच सीपा वार्ताएं दिसंबर में शुरू होंगी। भारत और चिली के बीच सीपा की वार्ताएं दिसंबर 2025 से फिर शुरू होने जा रही हैं। भारत खासकर लिथियम, कॉपर और अन्य क्रिटिकल मिनरल्स तक बेहतर पहुंच चाहता है, क्योंकि EV इंडस्ट्री और सेमीकंडक्टर सेक्टर में इनकी भूमिका अहम है। चिली दुनिया के सबसे बड़े लिथियम उत्पादकों में से एक है और भारत इस अवसर को घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मानता है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि ये समझौता भारत की बैटरी निर्माण क्षमता को नया आयाम दे सकता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच फलों, समुद्री उत्पादों और फार्मा सेक्टर में व्यापार बढ़ाने पर भी चर्चा होने वाली है। अगर समझौता सफल रहता है तो भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में बड़ी बढ़त मिल सकती है। न्यूज़ 14 में हमारे साथ हैं यूनिसेफ इंडिया की नई सेलिब्रिटी एडवोकेट कीर्ति सुरेश। बॉलीवुड और साउथ फिल्म एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया ने अपना नया सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है। ये घोषणा बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सुरक्षा पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। कीर्ति ने कहा कि वो भारत के कमजोर और हाशिए के बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए सभी जरूरी अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेंगी। यूनिसेफ ने बताया कि भारत में अभी भी लाखों बच्चे कुपोषण, शिक्षा से वंचित होने और बाल विवाह जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इसलिए मशहूर हस्तियों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। कीर्ति से उम्मीद है कि वो सोशल मीडिया और ज़मीनी अभियानों के जरिए युवाओं तक भी ये संदेश पहुंचाएंगी। उनसे पहले प्रियंका चोपड़ा, आयुष्मान खुराना और करीना कपूर भी यूनिसेफ से जुड़े रहे हैं। न्यूज़ 16। NIA ने कश्मीरी संदिग्ध अमीर राशिद अली को हिरासत में लिया। रेड फोर्ट कार विस्फोट मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए NIA ने कश्मीर के अमीर राशिद अली को हिरासत में लिया है। एजेंसी का दावा है कि अमीर का लिंक उसी मॉड्यूल से है जिसने आत्मघाती हमलावर की मदद की थी। जांच में खुलासा हुआ कि अमीर ने डिजिटल पेमेंट और एन्क्रिप्टेड चैट के माध्यम से हमलावर को तकनीकी सहायता दी थी। NIA के अनुसार ये मॉड्यूल पाकिस्तान आधारित कट्टरपंथी ग्रुप से निर्देश ले रहा था। अमीर की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली, कश्मीर में कई ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं।
अगर कड़ियां जुड़ती हैं तो ये मामला दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। न्यूज़ 17। बिहार सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा, नई सरकार गठन शुरू। बीजेपी और जेडीयू की बड़ी जीत के बाद बिहार की राजनीति में एक और बड़ा मोड़ आया। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों को लेकर बराबरी पर सहमति बनी है, जिसके बाद नया नेतृत्व सामने आ सकता है। नीतीश कुमार बतौर गठबंधन चेहरा बने रहेंगे, लेकिन नई सरकार में युवा चेहरों को आगे लाने की तैयारी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव साबित होगा। अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगले 48 घंटों में नया सीएम सामने आ सकता है। न्यूज़ 18। यूएनडीपी ने भारत की प्रशंसा की। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने भारत की आर्थिक विकास दर, समावेशी शासन और तकनीक आधारित योजनाओं की खुलकर सराहना की है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने डिजिटल भुगतान, कल्याणकारी योजनाओं और ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। यूएनडीपी ने विशेष रूप से डीबीटी मॉडल और आधार लिंक्ड वेलफेयर सिस्टम की तारीफ की। रिपोर्ट में चेतावनी भी है कि असमानता, रोजगार और शिक्षा की गुणवत्ता पर अभी और काम करने की जरूरत है। भारत ने इसे वैश्विक मान्यता बताया है और कहा है कि देश 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में तेजी से प्रगति कर रहा है। न्यूज़ 19। डिजिटल रूरल इंडिया मिशन 2025 लॉन्च। सरकार ने ग्रामीण भारत को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए डिजिटल रूरल इंडिया मिशन की शुरुआत की। इस मिशन का उद्देश्य हर गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट, ई लर्निंग, डिजिटल हेल्थ और सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन पहुंच सुनिश्चित करना है। मिशन के तहत 6 लाख से अधिक गांवों में डिजिटल केंद्र तैयार किए जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये योजना सफल रहती है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में टेक्नोलॉजी की पहुंच कई गुना बढ़ेगी। सरकार ने घोषणा की कि मिशन के लिए बड़े पैमाने पर निजी कंपनियों की भागीदारी भी शामिल होगी। न्यूज़ 20। रेलवे का एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च। भारतीय रेलवे ने टिकटिंग फ्रॉड और बोगस बुकिंग रोकने के लिए नया एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया है। ये सिस्टम संदिग्ध पैटर्न, फर्जी आईडी और अनियमित लेनदेन को रियल टाइम में ट्रैक करेगा। आईआरसीटीसी के अनुसार इससे टिकट माफिया और एजेंटों द्वारा की जाने वाली अवैध बुकिंग में 80% तक कमी आ सकती है। रेलवे का दावा है कि इस सिस्टम से यात्रियों को ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित टिकट बुकिंग अनुभव मिलेगा। एआई मॉडल को 10 करोड़ से ज्यादा ऐतिहासिक टिकट डेटा पर न्यूज़ 21। जम्मू कश्मीर को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर सम्मान। उद्योग समागम 2025 में जम्मू कश्मीर को देश के टॉप अचीवर राज्यों की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। ये उपलब्धि राज्य की तेजी से सुधरती कारोबारी पारदर्शिता, निवेश अनुकूल नीतियों और औद्योगिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने के कारण मिली। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से जम्मू कश्मीर में व्यापार सुधारों की रफ्तार लगातार बढ़ी है। सिंगल विंडो सिस्टम, सब्सिडी स्कीम, भूमि आवंटन में डिजिटाइजेशन और उद्यमियों के लिए कर लाभ जैसे कदमों ने बड़ी भूमिका निभाई। लघु उद्योगों से लेकर बड़े निवेशकों तक प्रदेश में नए सेक्टर खुल रहे हैं, जैसे हैंडलूम, एग्रीटेक, टूरिज्म इंफ्रा और आईटी सेवाएं। इस सम्मान के बाद उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में निवेश और बढ़ेगा, क्योंकि राज्य पहले ही 75,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को आकर्षित कर चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले 3 से 5 वर्षों में प्रदेश रोजगार सृजन के मामले में नए रिकॉर्ड बना सकता है। सरकार ने कहा कि लक्ष्य अब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनना है। न्यूज़ 22। त्रिपुरा साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2025 लॉन्च। त्रिपुरा सरकार ने पहली बार अपनी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2025 लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत को एक उभरते हुए आईटी और साइबर हब में बदलना है। पॉलिसी में डेटा सुरक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, साइबर अपराध रोकथाम और युवाओं को साइबर कौशल प्रशिक्षण देने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
नीति सचिव के अनुसार ये नीति क्षेत्र में सुरक्षित डिजिटल ट्रांजैक्शन और ई गवर्नेंस को गति देगी। राज्य सरकार आईटी पार्कों के विस्तार, स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने और स्कूल कॉलेजों में साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। हाल के समय में पूर्वोत्तर राज्यों में साइबर अपराधों में वृद्धि हुई है। त्रिपुरा की नई पॉलिसी इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। न्यूज़ 23 दिल्ली में टू व्हीलर उत्सर्जन पर अध्ययन 2060। दिल्ली के पर्यावरण विभाग और आईआईटी की संयुक्त रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राजधानी में प्रदूषण का प्रमुख कारण टू व्हीलर्स का बढ़ता उत्सर्जन है। अध्ययन में पाया गया कि पुरानी बाइकें और स्कूटर माइलेज कम होने पर अधिक स्मॉग पैदा करते हैं, जिससे PM 2.5 और NOx स्तर तेजी से बढ़ता है। रिपोर्ट के अनुसार 12 साल से अधिक पुरानी दुपहिया गाड़ियां सबसे खतरनाक उत्सर्जन देती हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि माइलेज कम होने से इंजन अधिक ईंधन जलाता है, जिससे स्मॉग का स्तर बढ़ जाता है। इसी कारण स्क्रैपेज पॉलिसी में बदलाव की मांग बढ़ रही है। सुझाव दिया गया कि पुरानी बाइकें हटाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन और ईवी ट्रांजिशन को तेज किया जाए। सरकार जल्द ही इस पर नई नीति ला सकती है ताकि दिल्ली के वायु गुणवत्ता स्तर में सुधार हो। न्यूज़ 24 महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शंस 2025। महाराष्ट्र में अगले महीने 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग ने तारीखों और प्रक्रियाओं का ऐलान कर दिया है। इस बार चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं क्योंकि शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी तीनों की लोकल लेवल पर पकड़ मजबूत है और गठबंधन समीकरण लगातार बदल रहे हैं। चुनाव आयोग ने पहली बार कई नगरपालिकाओं में ऑनलाइन नामांकन और QR आधारित वोटर वेरिफिकेशन शुरू किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस लोकल बॉडी चुनाव का असर 2026 विधानसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र इस समय राजनीतिक रूप से सबसे अधिक सक्रिय न्यूज़ 25 केरल लोकल बॉडी पोल्स 2025 200 शब्द। केरल में 2025 के लोकल बॉडी चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग ने समय रेखा जारी कर दी है और उम्मीदवारों के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। LDF, UDF और बीजेपी के बीच 3 तरफा मुकाबला देखने की संभावना है। केरल में पंचायत चुनावों की खासियत ये है कि इनका सीधा प्रभाव राज्य की विकास नीतियों और स्थानीय प्रशासन पर पड़ता है। चुनाव आयोग ने कहा कि पारदर्शिता के लिए CCTV मॉनिटरिंग और AI आधारित अनियमितता पहचान प्रणाली लगाई जाएगी। राज्य भर में चुनावी माहौल अब पूरी तरह गर्म हो चुका है।